इसी रोज बारिश जो आए समझ लेना सुबह धूप तुमको सताए समझ लेना किरणों हंस क्यों रहे हो? अच्छा नहीं गाता हूँ हैं? पूरा सुनाओ फिर A to Z हैं? आज क्लास रहने देते हैं, गाने सुनते नहीं? बढ़िया है। अभी नहीं सुनाना गाना? चलो आपको अलग से बाद में क्लास के बाद जो है गाने सुनाएंगे, है ना? चलो ठीक है। बाद में कॉन्सर्ट रखा जाएगा प्रॉपर गिटार विटार लेके, और क्लास के बाद पहले आपको गाने सुनाए जाएंगे, ठीक है? और फिर जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ प्रश्नों की बजाय क्या बचेगा? गिटार और गाने, है ना? तो तब अभी 2 साल है ना अभी, ठीक है। करें फिर स्टार्ट आज का सेशन, ठीक है? बाकी लोग अब दरवाज़ा खुला छोड़ना पड़ेगा, लेट कमर्स हमारी क्लास के बहुत हैं, है ना? तो ज़रा एक बार बताओ कि कल जो आप लोगों ने एक बेसिक टॉपिक पे डिस्कशन किया था जिसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी तक हम लोगों ने जो है चीज़ें सॉल्व कर ली थी, उस वाले पार्ट को लेकर अगर कोई सवाल पूछना है देन प्लीज़ गो फॉर इट, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। और अगर हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी था, अच्छा देखो वैसे मैंने कहा ना ये प्रॉपर क्लासेस ना चलाकर मैं रिवीजन टाइप से इसको चला रहा हूँ। तो जब हमने लास्ट टाइम इकोनॉमीज़ को बांटा था तो पहली जो इकोनॉमी बटी थी उसमें दैट इज़ कॉल्ड दी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो हमने बस ये जाना था कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसके भीतर प्राइवेट सेक्टर जो होता है उस प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में जो है पूरी पावर होती है किस चीज़ को लेकर, जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, जो हमारे रिसोर्सेज है ना, तो वो किसके पास होंगे? प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में होंगे। और ऐसी इकोनॉमी का हमने फ़ायदे भी बताए थे। फ़ायदे क्या थे कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है? कंपटीशन बढ़ने का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो हर एक इंडिविजुअल चाहेगा कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूशन उसका बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगा कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगा तो मार्केट में जो है ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ अगर ज़्यादा होगी तो देश का जो है डेवलपमेंट होना जायज़ है। तो ये हमारे पास में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। लेकिन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स की बात करें, डिमेरिट्स की बात करें, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, ये मतलब एक खाई उत्पन्न करता है। खाई किसके बीच कि एक सेक्टर तो ऐसा है, एक वर्ग तो ऐसा है जो लगातार अमीर होते चले जा रहा है, और एक सेक्टर ऐसा है जो कि लगातार पिछड़ा हुआ है, गरीब रहता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस क्लासरूम में 20 लोग हैं और उनमें संसाधन सिर्फ मैं 5 लोगों में बांट दूं तो उन 5 लोगों को तो मौका मिल गया ना कि भाई वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर 15? तो वो जो है समाज में पिछड़ जाते हैं, जो है बैकवर्ड रह जाते हैं। इसलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में समटाइम्स क्या होता है कि पूंजी जो होती है या जो संसाधन रिसोर्सेज होते हैं उनका नियंत्रण किसी निश्चित हाथ में आ जाता है। तो वो जो गैप है ना एक हमारे पास में, इनइक्वालिटी जो हो जाती है इनकम की, वो इनकम की इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये हम लोगों ने पहला जो है इकोनॉमी का पार्ट पढ़ा था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। आज मैं सीधे शुरुआत कर लूँ यहाँ पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, या कुछ और यहाँ तक की बातें अभी आप लोगों ने जो है पूछनी है? डन, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आ जाओ। चलो तो हेडिंग डाल दीजिए पहला, दैट इज कॉल्ड द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है यहाँ पर? दैट इज कॉल्ड समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा पहले ये बताओ आप लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाजवाद या सोशलिज्म क्या होता है? देखो सोशलिज्म का जो कंसेप्ट आता है ना उसमें समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास की बात की जाती है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि किसी देश की सरकार जो है सोशलिस्ट है, यानी कि कहीं पर जो है समाजवादी विचारधारा के जो है प्रवर्तक हैं, तो ऐसी समाजवादी विचारधारा में, ठीक है, ऐसी जो समाजवादी विचारधारा होगी वहाँ पर जो है जस्टिस की बात की जाएगी, न्याय की बात की जाएगी, और समाज के हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो है उसके लिए कार्य किया जाएगा। और समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े प्रवर्तक कौन हुए हैं? अगर हम लोग इंडिया में चलें तो महात्मा गांधी का जो है सोशलिस्टिक कंसेप्ट आपको पता है। और वर्ल्ड वाइड एक अगर हम लोग व्यक्ति को देखें तो वो कार्ल मार्क्स हुए हैं। और कार्ल मार्क्स ने जिस समय 1917 में, सब लोगों ने सुना ना कि 1917 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, बताओ कौन सा था? हाँ 1917 रूसी क्रांति हुई थी, रशियन जो है रिवॉल्यूशन हुआ था। और उसी रूसी क्रांति के समय जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स जो थे
कार्ल मार्क्स जो थे, इन कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है पहली बार 1917 के रूसी क्रांति के भीतर जो है ये कंसेप्ट जो है साझा किया गया था, जिसमें समाजवाद जो है उसको अर्थव्यवस्था का वास्तविक प्रारंभ माना गया था। यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी पहले भी थी, लेकिन रूसी क्रांति के बाद जो है समाजवादी विचारधारा जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी वो जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है आगे बढ़ी। अब जब हम लोगों ने कल बात की थी ना कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो उसमें मैंने शुरुआत कहाँ से की थी कि इसको अनियंत्रित और गैर योजनागत जो है हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है इसको मैं नियंत्रित एवं योजनागत अर्थव्यवस्था लिख सकता हूं, यानी कि कंट्रोल्ड भी है, ठीक है, और साथ में क्या है, प्लान्ड भी है। तो ये कंट्रोल्ड एज वेल एज जो है प्लान्ड इकोनॉमी का पार्ट आता है समाजवादी। अब समाजवादी जहां पर अर्थव्यवस्था होगी, अगर मैं उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, मेन फीचर्स की बात करूं, जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, अगर मैं उसके मुख्य विशेषताओं की तरफ आपको ले चलूं, तो गाइस सोच समझकर बताना कि सबसे मुख्य विशेषता क्या होती होगी जिस समाज में नियंत्रित और योजनागत अर्थव्यवस्था होती होगी या समाजवादी अर्थव्यवस्था होती होगी। सोचो जरा, पहला पॉइंट इसमें क्या आ सकेगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा दैट इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ दी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितने भी हमारे पास में उत्पादन के संसाधन हैं उनका सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा। कलेक्टिव मैंने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब वहां पर देखा जाएगा। अच्छा, ये तो मैं कल बेसिक्स में आपको बता चुका था कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसमें जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर समझते ना, यानी कि जो गवर्नमेंट साइड है, सार्वजनिक जो क्षेत्रक है, सार्वजनिक क्षेत्रक या पब्लिक सेक्टर, इसको जो है प्रायोरिटीज दी जाती है। रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर के पास में होता है। और सोचो अगर जो है देश के भीतर सरकार जो है कार्य कर रही है, तो सरकार की नज़र में हर एक देश में रहने वाला व्यक्ति या नागरिक जो है उसके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स के भीतर, ठीक है, हर किसी के लिए जो है कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे समाज में होगा क्या कि चाहे किसी की आय कम है, चाहे किसी की आय ज़्यादा है, उसमें संसाधनों का वितरण जो है वो बराबर ढंग से किया जाएगा या समान रूप से जो है वहाँ पर किया जाएगा। और यही मैंने बात की है कि जहां भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी उसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना। फिर से लिख दे रहा हूं इसको, उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, यानी कि द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधन समझते ना आप लोग, वन है, भूमि है, मतलब अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो फॉरेस्ट लैंड है वो सबके लिए इक्वल है ना। अगर रिजर्व्ड लैंड को मैं हटा दूं, अगर मैं मतलब जो है आरक्षित क्षेत्रों को हटा दूं, चाहे वो वन प्रदेश है, तो रेस्ट ऑफ जितना भी है, अब नदी का पानी अगर जंगल में जाकर मैं भर सकता हूं तो सौरभ भी तो भर सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तविकता ये मान लीजिए कि जितने भी हमारे भौतिक संसाधन है, चाहे उसमें भूमि आती है, वन आता है, पूंजी आती है, कारखाने आते हैं, इन पर समाज का या सरकार का जो होता है वो स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। और जहां चीजें गवर्नमेंट के नियंत्रण के भीतर होगी वहां गवर्नमेंट हमेशा कार्य करेगा वेलफेयर के लिए। अच्छा, कल मैंने एक चीज बताई थी कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो प्रायर मोटो है दैट इज प्रॉफिट। वो जो है प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लाभ के लिए काम कर रहे हैं। और ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बोलें कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मोटो क्या है, तो इनका मोटो क्या है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और द नेशन। मतलब जो है यहाँ पर जनता का लाभ करना या जनता का कल्याण करना, लाभ की बजाय कल्याण शब्द अच्छा है, कि वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है, वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको प्रमोट करना, इसका जो है पहला रहेगा। तो इसको आप लोग चाहो तो अलग से लिख सकते हैं, दैट इज कि इनका जो मेजर गोल है वो है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण। इस इकोनॉमी के भीतर जो सबसे बड़ा जो है साधन है वो है सामाजिक कल्याण होना। मतलब समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके लिए सरकार निर्णय लेगी, निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए जो है यहाँ पर कार्य करेगी। अब उसमें होता क्या है, देखो अब हम लोग ये भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं रहता। अगर प्राइवेट सेक्टर है भी तो उसके बाद में बहुत ही लिमिटेड, वेरी लिमिटेड मैं कह सकता हूँ रिसोर्सेज होते हैं किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में। तो इसका फीचर नंबर 3 में मैं बात करूँ तो दैट इज वेरी लिमिटेड resources for the public sector, for the private sector। यानी कि जो हमारे पास में निजी क्षेत्र के
इस निजी क्षेत्र के पास में निजी संपत्ति का जो है सीमित अधिकार होता है, वेरी लिमिटेड जो है राइट होता है, प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राइवेट जो वहां पर सेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें सबसे बड़ा रोल आता है किसका, दैट इज सेंट्रल प्लानिंग का। इसकी मैं विशेषताएं बता रहा हूं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल होती है केंद्रीय प्लानिंग यानी कि योजना। तो हमेशा क्या करेगा, जो केंद्र सरकार है या जो हमारा सेंटर है, जो भी अथॉरिटी है, मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं, तो ये अथॉरिटी जो होती है उसके पास में क्या होता है, यहाँ पर अधिकार होता है। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समाजवादी के भीतर एक ऐसी विचारधारा रखती है जिसमें जो है सरकार क्या करती है, उत्पादन के, उपभोग के या निवेश के जितने भी आयाम हैं उनको पब्लिक करती है, उनको सार्वजनिक रखती है और केंद्रीय योजना बनाकर। अब जैसे एक चीज़ बताओ, भारत चलते हैं। भारत में इतनी सारी योजनाएं आती हैं, जैसे जनधन अकाउंट की बात कर लो, या किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, या फिर आयुष्मान भारत स्कीम की बात कर लीजिए। तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई एक स्कीम है और इस स्कीम के भीतर सरकार का मोटिव क्या है, मोटिव है सरकार का वेलफेयर ऑफ द नेशन। और नेशन का वेलफेयर क्या है कि भाई जो व्यक्ति जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रह रहा है ड्यू टू दी इकोनॉमिक कंडीशन, तो उसको भी लाभ पहुंचाया जाए। तो सरकार हमेशा क्या करेगी, कुछ सेंट्रल प्लानिंग्स करेगी, केंद्रीय योजनाएं लाएगी और लोगों के भीतर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगी कि पब्लिक सेक्टर जो है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनका विकास हो सके देश के भीतर। और सबसे बड़ा जो इसमें होता है वो है द रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। सबसे बड़ा जो इसका फीचर और लास्ट फीचर है वो है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज यानी असमानताओं में जो है, विषमताओं में जो है कमी लाना, ये सबसे बड़ा जो है इसका क्या रहता है, एक मूल उद्देश्य रहता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम लोग बात करें तो जरा आप लोग मुझे बताना कौन कौन से ऐसे नेशन से जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के आयाम हमें नजर आते हैं। हाँ, कौन सा? इंडिया। इंडिया को प्योर समाजवादी मत कहना, इंडिया मिक्स्ड है। इंडिया में समाजवादी लक्षण भी हैं और साथ साथ में जो है प्राइवेट लक्षण भी हैं, दोनों है हमारे पास में। जो मेन इसका उदाहरण आता है, एक तो रूस है, रशिया जो है वहाँ पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी कार्य करती है। चाइना जो है एक डिस्प्यूटेड है, लेकिन चाइना को हम लोग जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी के ही भीतर रखेंगे। तो इसके उदाहरण भी अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उदाहरण में लिख लीजिए कि इसका पहला जो मेन उदाहरण है वो आता है रूस। रशियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए जो है कार्य करने का दावा करती हैं। इसके अलावा जो है नॉर्थ कोरिया भी जो है इसका क्लेम करता है कि भाई हम भी हैं रेस में, नॉर्थ कोरिया। इसके अलावा क्यूबा। अच्छा, फटक से नज़र बनाओ, हमारे पास पूरे इस बोर्ड में जो है मैप लगा हुआ है। क्यूबा कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका के पास में जो है क्यूबा आपको नजर आएगा, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट जो है। और क्यूबा को एक फेमस नाम से जानते हैं, बताओ कौन सा बाउल? शुगर बाउल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी पर जो है ना, तो उसको शुगर बाउल यानी कि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्यूबा को, वो इसी का जो है एक उदाहरण के रूप में आता है। इसके अलावा वियतनाम है, वेनेजुएला है, वो सब जो है यहाँ पर इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था को साझा करते हैं। वियतनाम, ठीक है, वियतनाम कहाँ पर है? ठीक है। और इसके अलावा जो है एक और लिखा आप लोगों ने, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जाओगे ना तो वहाँ पर देखो टॉप में जो है वो वेनेजुएला वहाँ पर लोकेटेड है। तो वेनेजुएला हो गया, ठीक है, कोरिया हो गया हमारे पास में, नॉर्थ कोरिया जो आता है। तो ये सब इसके जो है उदाहरण आते हैं, रशिया एंड ऑल वाला पार्ट। तो ये हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जो होता है वो सरकार के पास होता है, पब्लिक सेक्टर के पास होता है। और ये इसके मैंने मेरिट्स बताए आपको, लेकिन डिमेरिट्स हर जगह होंगी भाई। इसका हानि भी तो है, इसके नुकसान भी तो है। अगर एक घर में 3 लोग कमाई वाले हैं और तीनों की अलग अलग इनकम है, मान लीजिए मेरी इनकम जो है 10,000 रुपये है, मेरे बाद की जो है किसी की इनकम 50,000 है, किसी की इनकम 1 लाख है, और उनमें ये क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाएगा कि सब लोग आकर जो है इस इनकम को जमा कराएंगे हेड ऑफ द फैमिली में, फादर या ग्रैंडफादर जो भी है, हेड ऑफ द फैमिली में मदर या ग्रैंड मदर जो भी है उनको जमा करवाएंगे, और बाद में उसका सामूहिक डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में कर दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या? एक तो कॉम्पिटिशन कम होगा। आप एक चीज़ बताओ, अगर मुझे इंडियन गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ दे दे तो मुझे क्या आफत आई है कि मैं सुबह 6 बजे आकर इंस्टीट्यूशन ओपन करूं, उसके लिए मेहनत करूं, रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेहनत करूं?
सोचो ना, मुझे तो सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, सरकार मुझे हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रही है, सरकार मुझे जो है बेरोजगार भत्ता दे रही है, सरकार जो है मुझे फूड जो है चीप रेट पर या सस्ते दामों पर दे रही है। तो ऐसे में तो मैं लेजी पड़ा रहूँगा बढ़िया ढंग से घर पे। तो जिस देश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ के कुछ हानियाँ भी हैं, कुछ डिमेरिट्स है, कुछ कमियाँ भी हैं। और सबसे बड़ी कमी है कि वहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो होता है, यानी कि कॉम्पिटिशन जो होता है, उसमें लैक देखा जाता है, कॉम्पिटिशन जो है कम हो जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसे समाज के भीतर जो भी वर्ग है, कृषक वर्ग की मैं बात कर लूँ, या कोई ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा प्रोडक्शन करता है लेकिन उससे भी सारा प्रोडक्शन सरकार छीन रही है, जो कम प्रोडक्शन भी कर रहा है उससे प्रोडक्शन सरकार मांग रही है और बाद में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मेरी बात समझो कि अगर मैं इस क्लासरूम में रहकर या अगर मैं जो है सर्विस करता हूँ और मैं मंथली जो है 20,000 कमा रहा हूँ और मेरे साथ के जो घर में और कमाने वाले हैं अगर वो 50,000 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और सारा पैसा जो है हेड ऑफ द फैमिली ने ले लिया और बाद में दोनों में बांट दिया, मेरे भाई की इनकम जो है 1 लाख है, मेरी इनकम 50,000 है, 1.5 लाख हुआ, तो 1.5 लाख में कितना हो जाएगा, हाफा 75, तो मेरा तो ठीक है भाई, कमा रहा हूँ मैं 50, मिल रहे हैं मुझे 75। तो इसमें देखो क्या होगा ना कि कंपटीशन में और लेजी होता रहूँगा। मुझे पता है कि मैं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 50 की बजाय 10 भी कमा कर घर पे ले जाऊँ तब भी मुझे उतना ही मिलना है, समझ लो। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन का लैक देखा जाता है और ये मैं इसके डिमेरिट्स आपको जो है काउंट करवा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि संसाधन जो है उनका बंटवारा बराबर हो जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था के भीतर। कार्ल मार्क्स जो है उनके इस कंसेप्ट को आप लोग जो है कतई भी भूलना मत। अब लास्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट आता है वो आता है मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर। एक तीसरी जो अर्थव्यवस्था का हमारे पास में रूप आता है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो जल्दी से रिवाइज करो। पहली बार सोशलिस्टिक इकोनॉमी को किसने सपोर्ट किया था और किस रेवोल्यूशन के तहत, आज ही बताया, कार्ल मार्क्स ने किया था ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन 1917। पहली बार जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का हमें एविडेंसेस कहाँ पर मिले थे, एडम स्मिथ ने जो है दिया था वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में जो है बुक पब्लिश हुई थी। ठीक ऐसा ही आप सब लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना है, जॉन मेनार्ड कीन्स। नाम सुना है कि नहीं सुना है? जॉन मेनार्ड कीन्स जो है एक ब्रिटिश जो है अर्थशास्त्री हुए हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। ये वही जॉन मेनार्ड कीन्स है जिन्होंने पहली बार समर्थन किया था इस मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और 1929 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, जो महामंदी थी, उस समय जो है इन्होंने 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उस समय इन्होंने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया था, इसको फोकस किया था। इकोनॉमिक क्राइसिस लिख लीजिए, मंदी होती है ना, आर्थिक रूप से जो है वहाँ पर क्राइसिस आया था। तो जो इकोनॉमिक मंदी आई थी, महामंदी, उस समय जो है सीवियर है वो, महा मतलब ज़्यादा जो है, तो सीवियर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उस समय जो है जॉन मेनार्ड कीन्स ने सपोर्ट किया था मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इन्होंने कहा भाई देखो, अगर समाज के भीतर हम सारे संसाधन प्राइवेट हाथ में दे दें तो भी समाज में गैप बनता है, और सारे संसाधन अगर हम लोग सरकार के पास दे दें तो इससे भी कंपटीशन जो है वो घटता चला जाएगा बाजार के भीतर। तो क्यों ना एक ऐसा सुझाव रखा जाए जहां पर जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप लोग भूलो मत, हमारा मेन टॉपिक कल क्या चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो उत्पादन के संसाधन हैं, इनका स्वामित्व, इनका नियंत्रण किसके हाथ में हो। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हों ये कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के पास रहें और कुछ जो है ये पब्लिक सेक्टर के पास रहें। इन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया था कि निजी क्षेत्र के हाथों में भी और सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में भी जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं उनको सौंप दिया जाए। वी कैन से दैट कि ही सपोर्ट द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यही तो क्या उन्होंने कि पब्लिक सेक्टर भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, दोनों में क्या हो, सह अस्तित्व हो। को एग्जिस्टेंस का मतलब है सह अस्तित्व हो। कुछ क्षेत्र जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएं और कुछ क्षेत्र जो है वो दे दिए जाएं किसको, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। और जहां पर दोनों सेक्टर्स काम करेंगे अपने अपने जो है बेनिफिट के लिए, तो सरकार क्या कर रही है, सरकार वेलफेयर के काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा है, वो अपने जो है बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे समाज में जो है दोनों तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकेगा और ऐसे में उत्पादन की जितनी भी यूनिट्स आती हैं वो निजी स्वामित्व में हो सकती हैं। उसका उद्देश्य जो है लाभ कमाना हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन में जो जो यूनिट्स आएंगी वो सामाजिक कल्याण के लिए जो है कार्य कर सकेगी। और ये जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो है एक आयाम माना जाता है, इसका जो है एक कह सकते हैं कंसेप्ट माना जाता है। इसके अलावा जहां पर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था रहती है वहां पर इंडिविजुअल्स फ्रीडम मिलती है। अच्छा, इंडिविजुअल्स फ्रीडम कैसे, सुनना मुझे जरा ध्यान से। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मेन फीचर है वो है इंडिविजुअल्स फ्रीडम। अब इंडिविजुअल्स फ्रीडम का मतलब क्या है समझो जरा। यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे, आप मुझे देख लो और सौरभ को देख लो। कैसे मैंने बोला यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना। सौरभ की चॉइस है, उनको सरकारी नौकरी करके जो है अच्छा कमाई करना है, आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाना चाह रहे हो, और मेरी इच्छा रही कि चलो मुझे क्लासेस पढ़ाने हैं, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करना है। तो ये किसकी चॉइस है? मैंने सौरभ को पीट के क्लास में नहीं बिठाया, सौरभ ने मुझे डरा धमका कर नहीं बोला आप पढ़ाओ ही पढ़ाओ। मेरी इंडिविजुअल की चॉइस है ना, मेरी अपनी जो है निजी अपना क्या था वहाँ पर इच्छा थी, जहाँ पर इंडिविजुअल चॉइस और इंडिविजुअल फ्रीडम के तहत जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जाना चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ जाना चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। तो यहाँ पर फ्रीडम है, वो नहीं काटते, मैंने कई बार बोला, कल बस वो मुझे मिल के गए थे बस, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि वो फ्रीडम मिलेगा। तो ये जहाँ पर भी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर फ्रीडम है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक में तो कहाँ फ्रीडम है, या फिर जो है सोशलिस्टिक में कहाँ फ्रीडम है। सोशलिस्टिक में भाई सारा कुछ जो है सरकार के हाथ में है। तो इसलिए जो है हमारे पास में जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर जो है विकास की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है, दैट इज फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग्स। ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरा जो बड़ा फीचर है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग्स, और ये हमारा दूसरा टॉपिक है जब हम लोग पढ़ेंगे ना, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं आर्थिक योजनाएं। आर्थिक योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के द्वारा नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, और इन योजनाओं के निर्माण करके जो है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र के चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के, इनके उद्यमों को बढ़ाने के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा, इनको जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा या कार्य दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमारे पास में आ गई हैं। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर अभी तक मैं कल और आज की क्लास का एक समराइज तरीके से आपको चीज़ें बताऊं तो गाइज आप जो है स्वयं के साथ एक बार रिवाइज करना। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बना देता हूं, देखो आप बस रिवाइज करना, मैं लिखूंगा ज़्यादा कुछ नहीं। एक तरफ मैं आपको बता रहा हूँ इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और फीचर्स किसके पढ़ने, हमने 3 इकोनॉमी पढ़ी थी, राइट। 3 इकोनॉमी में सबसे पहले हमारे पास में क्या थी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। दूसरी हमारे पास में जो है सोशल इकोनॉमी थी, या सोशलिस्टिक लिख सकते हैं इसको, सोशलिस्टिक या सोशल इकोनॉमी थी। और लास्ट में हमारे पास में मिक्स्ड इकोनॉमी थी। जो मैं सवाल पूछूंगा आप जो है मुझे उसका आंसर करना। पहला मैं फीचर लिख रहा हूं, दैट इज कि ओनरशिप किसके हाथों में होगी। ठीक है, जो भी हमारे पास में ओनरशिप है ना, किसकी, प्रोडक्शन की, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, जो भी ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन है। तो आप मुझे बताओ कि जहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी वो किसके पास में है ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर के पास में। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन फटाफट, है ना। चलो अब बताओ सोशलिस्टिक में जो है किसके पास में ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट के पास में है, या पब्लिक सेक्टर इसी को लिखते हैं तो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। और जहाँ पर मिक्स्ड होगी वहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दूंगा बोथ, यानी कि सबसे पहले देखना है कि उत्पादन का संसाधन जो है किसके हाथों में है। दूसरा मुझे बताओ इसका जो है इकोनॉमिक एम क्या है, इकोनॉमिक एम क्या है, इकोनॉमिक एम आई होप सो आप समझ रहे हैं, आर्थिक उद्देश्य क्या है। अगर कहीं पर प्राइवेट सेक्टर वर्क कर रहा था तो मैंने क्या बताया कि उसका बेसिक उद्देश्य क्या था, दैट इज प्रॉफिट, लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। जहां पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है इसका जो है वो है वेलफेयर या कल्याण करना, समाज का कल्याण करना। और जहां पर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है वहां पर क्या आ जाएगा, वंस अगेन बोथ, प्राइवेट सेक्टर होगा प्रॉफिट के लिए काम करेगा, पब्लिक सेक्टर होगा तो वेलफेयर के लिए जो है कार्य करेगा। इस बात को जो है जरा ध्यान से आप लोग से समझना। नेक्स्ट आना, नेक्स्ट हमसे बताना कि यहाँ पर रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या है। मतलब अगर कहीं पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो यहाँ पर जो है सरकार का क्या भूमिका है, मतलब सरकार के पास में रेगुलेशंस तो होगा क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट है, लेकिन क्या होगा, लिमिटेड, ठीक है, वेरी लिमिटेड जो है यहाँ पर रेगुलेशन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सरकार का जो है क्या होता है, लिमिटेड रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर नियंत्रण से ही है। लेकिन अगर सोशलिस्टिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अनलिमिटेड रेगुलेशन है या फुल कंप्लीट जो है इनका अपना नियंत्रण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अनलिमिटेड रेगुलेशन या फुल जो है रेगुलेशन है, कंप्लीट कंट्रोल जो है वो किसका है, वो सरकार का है। तो कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, कंप्लीट जो है कंट्रोल आप लोग इसका लिख सकते हैं। और ऑन दी अदर साइड जो है अगर हम लोग बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तो सोच के बताओ जरा, सीमित नियंत्रण होगा और कभी कभी जो है पूर्ण भागीदारी भी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से जो है सीमित या लिमिटेड कंट्रोल है, बट समटाइम्स कभी कभी क्या होगा, इसमें जो है पूर्ण भागीदारी यानी कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन भी जो है सरकार का रह सकेगा। तो कंप्लीट पार्टिसिपेशन के साथ जो है लिमिटेड कंट्रोल सरकार का रहेगा। यहाँ पर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर का जो है कार्य कर रहा हूँ ना यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के भीतर, तो भाई मैं भी तो सरकार के नॉर्म्स के तहत ही वर्क कर रहा हूँ।
अगर मेरा ये प्राइवेट फर्म है तो मैंने भी सरकार से रजिस्ट्रेशन खरीदा है, मैं भी समय समय पर जो है टैक्स पे कर रहा हूँ, तो नियंत्रण मेरे ऊपर किसका है? सरकार का है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर मेरी अपनी है। आपके ऊपर फ़ी कितना चार्ज करना है, सैलरी टीचर्स को कितना रखना है, वो मेरे अपने डिसीजन, मेरा मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशन का क्या है एक स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसके आधार पर डिसीजन मेकर मैं हूँ। तो डिसीजन मेकर अगर हम स्वयं है, लेकिन कंट्रोल हमारे ऊपर किसका है? गवर्नमेंट का है ना। तो गवर्नमेंट जो है उसका यहाँ पर लिमिटेड कंट्रोल तो रहता है, लेकिन समटाइम्स जो है कंट्रोल उसमें क्या होता है, इनकी पार्टिसिपेशन है, भागीदारी वो बढ़ जाती है। तो ये जो है सरकार का रोल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के भीतर। चलिए नेक्स्ट मुझे बताना इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मुझे एक और रोल समझाना इसका कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आय का जो वितरण है। अगर मैं मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर है, तो इस प्राइवेट सेक्टर में आय में क्या रहेगी, आप सोच के बताना। समानता रहेगी मतलब इक्वालिटी रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगी, या फिर मतलब कह सकते हैं कि एक बैलेंस रहेगा। इनइक्वालिटी है, कंप्लीट इनइक्वालिटी है, इसमें क्या है? कंप्लीट इनइक्वालिटी है, यानी कि आय की असमानता मिलने वाली है, आय की असमानता। ठीक है, एक तरफ जो है एक व्यक्ति जिसके पास में कंप्लीट रिसोर्सेज हैं, कंप्लीट संसाधन है, तो उसमें जो है इनकम टॉप है, और जिसमें आय नहीं है या जिसमें जो है संसाधन नहीं है उसकी आय भी नहीं हो पाएगी, यानी कि वो उसमें पूर्ण रूप से आय में असमानता दर्ज होगी। जहां पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वहां पर बताओ इक्वालिटी है क्या इक्वालिटी है? कंप्लीट इक्वालिटी है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है समानता रहने वाली है। अगर मैंने कहा ना मैं 10,000 कमाऊँ, चाहे 20,000 कमाऊँ, चाहे 50,000 कमा दूँ, मुझे पता है कि घर की जो कुल आय है उस आय का जो है मेरे पास में बराबर वितरण होने वाला है, तो ये हो सकता है। और अब मुझे बताना मिश्रित में क्या होगा। देखो इनइक्वालिटीज तो यहाँ भी होंगी, ऐसा नहीं है, ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर मेरे देश में, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो सबकी आय इक्वल थोड़े ना है, लेकिन यहाँ लेस अनइक्वल इनकम में लिख सकता हूँ। अनइक्वल तो है लेकिन लेस अनइक्वल है, लेस अनइक्वल इनकम, यानी कि कम असमान आय जो है, ये इसका क्या होता है, एक विशेषता आती है, कम असमान जो है आय यहाँ पर हमारे पास में देखी जाएगी। राइट। अच्छा अब मुझे बताना कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अगर मैं बात करूँ कि इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब समझो आप लोग आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगी? प्राइवेट सेक्टर्स में मिलेगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता में प्राइवेट सेक्टर में क्या लिखेंगे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट फ्रीडम है। यहाँ पर क्या है? कंप्लीट फ्रीडम है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे। अब मुझे बताना कि जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी, क्या मुझे वहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम है या फ्रीडम में जो है कमी मानी जाएगी? तो उसमें कमी है, यानी कि जो है लेस फ्रीडम लिख सकते हैं, या फ्रीडम पर कुछ बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम तो है लेकिन कम है। भाई मैं अभी भी जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में वर्क कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो है अथॉरिटी या कंट्रोल जो है डिसीजन मेकर वो हमेशा सरकार रहेगी। और लास्ट में मुझे बताना माय डियर फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक फ्रीडम को लेकर मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा। आप लोग लिख रहे हो ना इसको, इसमें क्या लिखा आप लोगों ने? इसमें लिखा लैक ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कौन से वाले में कहा मैंने? सोशलिज्म में। हिंदी में लिख रहे हो तो सोशलिज्म में लैक ऑफ फ्रीडम का मतलब जो है कम स्वतंत्रता रहेगी। और लास्ट में क्या आएगा? लिमिटेड फ्रीडम है। अंत में क्या है? पार्शियल। आपने बिल्कुल सही कहा, नियंत्रण है ना हमारे ऊपर, तो यहाँ पर जो है सीमित रहेगी, लिमिटेड फ्रीडम रहेगी। लिमिटेड जो है यहाँ पर हमारे पास में फ्रीडम रहती हैं। तो बस ये हमारे पास में जो है सबसे बड़ी चीज़ें आती हैं इकोनॉमी। बाकी अगर मैं इसके जो है डीमेरिट्स को लिखाऊं कि इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो जो हमारे पास में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी, असमानता सबसे बड़ा जो है इसका नुकसान है। जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इनएफिशिएंसी, अक्षमता हम लोग लिख सकते हैं। इनएफिशिएंसी जो है वो सबसे बड़ा जो है समस्या है। और अगर मैं मिक्स्ड जो है इकोनॉमी की तरफ चलता हूँ तो उसमें इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनइक्वालिटी भी हो सकती है, इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। तो वहाँ पर जो है दो तरीके से इसको डिवीज़न किया जा सकता है। नाउ अब मैं आप लोगों के साथ ये कह सकता हूँ कि हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तीनों इकोनॉमी के बेसिक्स जो है पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों को इतने में से कुछ सवाल पूछना है गाइज, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनीथिंग। श्योर, पहला हो गया। दूसरा हम लोग स्टेटमेंट लिया था सैम ट्रूडेल का, हाँ हाँ, कौन सा वाला? कि जैसे अमेरिका में होता है मरने का, उसको 45 गवर्नमेंट को चले जाता है।
अच्छा हाँ, ये जो अभी नया जो ये आया था वो तो उनका ये है ना, प्रॉपर्टीज़ को लेकर है कि भाई उसका एक निश्चित हिस्सा जो है वो सरकार को जो है हस्तांतरित कर दिया जाए। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ही वो भाग आ रहा है उसमें, है ना। तो वो इनकम जो है, इस इनकम को सरकार का उस पर जो है नियंत्रण आ रहा है वो पूंजीवादी। हाँ, अमेरिका कैपिटलिस्टिक एक स्टेट है और उसके भीतर हालांकि वो मुद्दा जो है थोड़ा डिफरेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें अभी कुछ ऐसी बातें हैं नहीं, बट हाँ उसमें ये प्रावधान है। वैसे देखा जाए तो कंपटीशन के लिए अच्छा भी है ना, एक तरीके से देखा जाए तो भाई क्यों, मतलब हम लोग जो है अपकमिंग्स को इतना सारा दे रहे हैं, अगर सरकार आपको इतना सब कुछ मदद करे तो आपका भी जो है ये योगदान बनता है कि आप सरकार के भीतर कुछ दें, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल सही पॉलिसी मुझे लगी है जिस पे कार्य किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा बताना, हम लोगों ने पढ़ा था विकास के स्तर पर अर्थव्यवस्था के जो प्रकार थे, यानी कि द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब वो अलग से मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स उसका बताया था। 3 होती है हमारे पास में, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड। डेफिनेशन क्या बताया था? डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हाँ लिखना चाह रहे हो ऑनलाइनर, तो फटाफट लिख लीजिएगा कि जो हमारे पास में विकास स्तर के आधार पर बांटे गए हैं उसमें ह्यूमन, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल भी ऐड कर देना, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लगभग जो हैं उसके आयाम हर जगह पर जो हैं होते हैं। ठीक है, चलो लिखवाना है, लिखवा देता हूँ। वंस अगेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पे हम लोग बात कर रहे थे ऑन देखो डिफरेंशिएट है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं तुलना करूं तो अगर मतलब मान लीजिए कि आप जो है 2 लोगों में तुलना देखते हैं कि किसका मतलब जीने का तरीका ऊंचा है, किसका जीने का तरीका कंपैरेटिवली उससे कम है, तो भाई जो अधिक जो है स्टैंडर्ड के साथ जी रहा है। मैंने अभी देखो कौन सी घड़ी है, टाइमेक्स की घड़ी पहनी है और मेरे सामने एक जो है रॉलेक्स की घड़ी पहनकर आ जाए, तो दोनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस है। अभी मैंने शर्ट पहनी है, मुझे नहीं पता जो भी है, ठीक है, और किसी ने मेरे सामने जो है एक ब्रांडेड पहना, तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में अंतर है। तो मतलब हम लोग मान लेंगे ना कि वो डेवलप्ड और हम लोग डेवलपिंग है, मतलब मैं धीरे धीरे विकास के क्रम में हूँ, हो सकता है 2 साल बाद मैं भी रॉलेक्स पहन लूँ, समझ लो। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं डेवलपिंग स्टेज में और वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ जो है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके फिजिकल रिसोर्सेज, उसके नेचुरल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आधार पर ही बांट सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम को लेकर चलें तो लेट कर लीजिए कि इंडिया की, लेट कर रहा हूँ मैं ना, ऐसा है नहीं, लेट कर लीजिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो $2350 के आसपास है पर कैपिटा इनकम, और हो सकता है कि अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है वो सीधे सीधे जो है $6000 है। तो दोनों में डिफरेंस हुआ, तो ये वही तो हमने उनको डेवलप्ड कह दिया और हम लोग जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज में है, और उसका जो मेजर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो इन्हीं 4 आयाम पर करते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक या लेवल ऑफ, ऐसा लिखना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर जो है इकोनॉमी के प्रकार। और पहला इसमें आता है दैट इज हमारे पास में डेवलप्ड इकोनॉमी या विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। अच्छा ध्यान से समझना, डेवलप्ड इकोनॉमी उन देशों की इकोनॉमी को कहा जाता है जहां पर उत्पादन के सभी संसाधन, मैंने क्या बोला, विकसित अर्थव्यवस्था उनको कहा जाता है जहां पर उत्पादन के सभी संसाधन, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें क्या आते हैं सभी संसाधनों में, उत्पादन के संसाधन क्या है, देखो इसमें भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधनों का मतलब समझो फिजिकल जो है रिसोर्सेज हैं, और फिजिकल रिसोर्सेज में मैंने जैसे अभी बताया नदी है, वन है, ठीक है, भूमि का टुकड़ा है, लैंड है, तो ये जो है प्रचुर मात्रा में होंगे। उत्पादन के सभी संसाधन में भौतिक संसाधन, उसमें जो है मानव संसाधन, मानवीय या मानव संसाधन लिख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की हम लोग बात करें, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, या उनके पास में जो है आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक जो हमारे पास में क्या है रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधन, ये जो है भरपूर मात्रा में होते हैं, भरपूर मात्रा में, अबंडेंस में, बिल्कुल जो है भरपूर मात्रा में जो है उनके पास में सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे देश की जो इकोनॉमी होगी उसको हम लोग कहेंगे कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी है। फिर से समझो,
किसको? देखो फिजिकल में हमने क्या कहा, भूमि का टुकड़ा आया, भूमि का खंड आ गया, ठीक है, यह जंगल के प्रदेश हमारे पास में आ गए। और नेचुरल में इसके अलावा जो है जैसे हम लोग कह सकते हैं क्लीन इन्वायरमेंट जो है, स्वच्छ या क्लीन एयर जो है, हम अब देखो ना अगर हम लोग कंपैरेटिवली चलें तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पर हो सकता है कि जो उन्होंने एयर प्योरिफिकेशन के लिए जो मेथड्स अपनाए होंगे वो कंपैरेटिवली जो है और अधिक मतलब बढ़िया ढंग से हो सकते हैं। तो वहाँ पर जितने भी हमारे भौगोलिक, जितने भी हमारे प्राकृतिक, जितने भी आर्थिक, जितने भी मानव संसाधन है वो कंपैरेटिवली जो है हमसे बेहतर है। अच्छा, जैसे मैंने इसमें क्या कहा, इसमें 3 चीज़ें आप लोग याद रखना कि ऐसे देश में जो नेट या रियल नेशनल इनकम होती है, वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होती है वो तुलनात्मक ढंग से जो है ज़्यादा होती है। जो भी राष्ट्रीय आय होती है ना, हमारी नेशनल इनकम होती है, तो जो नेट नेशनल इनकम है वो ज़्यादा होगी कहाँ पर, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं कंपैरेटिवली टू डेवलपिंग इकोनॉमीज़। उनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमसे ज़्यादा होगी नेशनल इनकम के साथ में पर कैपिटा इनकम। और सबसे प्रमुख है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, जीवन जीने का जो उनका तरीका है वो जो है बेहतर होगा। मैं ये नहीं कर रहा चुनिंदा, अब ऐसे तो फिर मैं भी अपने देश से जो है अंबानी को खड़ा कर देता हूँ, बोलता हूँ आ जाओ भाई देख लेंगे, है ना। जो रिहाना एक टाइम पे कहती थी कि भारत में किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि मुझे बुला सके, मुझसे गाना गवा सके, उनको जो है अपने बेटे के रिसेप्शन में गाना गवा दिया। तो ऐसा नहीं है, देखो हम इंडियंस के पास में भी जो है स्टैंडर्ड और लिविंग जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल चलना है ना, हम 1, 2 या 3% को देखकर नहीं चल सकते। आपको ये पता है ना कि इंडिया का 90% पॉपुलेशन ऐसा है जिस पे देश की सिर्फ 10% इनकम है, और देश का 10% पॉपुलेशन ऐसा है जिसमें 90% इनकम है। तो अंबानीज हमारे 10% वाले हिस्से के पार्ट हैं, वो तो खैर टॉप में ही है ना, तो उनको जो है हम लोग अलग रखेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आप इंडिया का स्टैंडर्ड गिरा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग जो है नॉर्मली लेकर चले, ओवरऑल लेकर चले, तो भाई यूएसए में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी पर कैपिटा इनकम, उसका जीवन जीने का तरीका, और भारत में रहने वाले जो है व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम और जीवन जीने का जो जरिया है उसमें जो है क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, बहुत बड़ा जो है डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात, जिस देश में डेवलप्ड इकोनॉमी होगी वहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, कृषि है, ठीक है, तो उसमें जो है प्राइमरी सेक्टर का योगदान कंपैरेटिवली कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो कभी डेवलप्ड नहीं होगा या डेवलपिंग में नहीं आएगा, आता है, लेकिन कृषि का योगदान घट जाता है, और वहाँ पर जो है सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। तो वहाँ पर टर्शियरी सेक्टर या जो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो है कृषि योगदान की। इसके अलावा मानवीय संसाधन अधिक शिक्षित, अधिक विकसित होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट हो गए। आप स्वयं देखो ना कि भाई इंडिया में कोई भी सेलिब्रिटी अगर उसको कोई भी बीमारी हो गई हल्की फुल्की तो वो इंडिया में इलाज क्यों नहीं करवा रहा है, सीधे पहुँच जाता है, कहीं वो यूएसए पहुँच रहा है, कोई वेस्टर्न नेशन में कहीं पहुँच जा रहा है, क्योंकि उनको जो है वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ के जो है कह लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है भरोसा है। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास टेक्नोलॉजीज विकसित है, बहुत एडवांस जो है टेक्नोलॉजीज है, तो वो हमसे जो है थोड़ा सा ऊपर हो गए उस मामले में। आप स्वयं देखो कि सेलिब्रिटीज़ अपना जो है ड्रिंकिंग वाटर मंगा रहे हैं विदेशों से, ब्लैक वाटर चल रहा है बढ़िया ढंग से, तो मतलब उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, संसाधन ज़्यादा हैं, तो उस आधार पर हमने कह दिया जो वो डेवलप्ड इकोनॉमी है और हम जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के भीतर रह गए। और सब में आप लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट करना। अगर मैं कल को बोलूँ कि बताओ व्हाट इज़ डेवलपिंग इकोनॉमीज़, तो आपने बस कंपेरिजन करना और बोलना है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ उन देश की अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है जिनको तुलनात्मक ढंग से यदि देखा जाए तो जो विकसित देश की अर्थव्यवस्थाएँ हैं उनकी तुलना में पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम है, उनकी तुलना में जीवन जीने का जो हमारा जो है क्या है तरीका है वो थोड़ा उनसे जो है कम है, और उनकी तुलना में राष्ट्रीय आय को लेकर चलें तो हमारी जो है राष्ट्रीय आय कम है। तुलनात्मक ढंग से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस आधार पर हम लोग क्या है डेवलपिंग है। एक टाइम पे हम भी डेवलप्ड होंगे और हमें चेस करेगा, हमें फॉलो करेगी कोई थर्ड कंट्री, तो वो हमारी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज का कंसेप्ट आ गया। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा देश, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन वो जो है विकसित देशों की तुलना में थोड़ा कम है, राइट। और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज आती हैं लास्ट में, जो अविकसित देश आते हैं, उनमें तो भौतिक, मानव, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन लगभग नगण्य होते हैं, लगभग शून्य होते हैं। तो ऐसी प्रकार की जो है हमारे पास में कहलाती है दैट इज अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। जैसे पोलर रीजन्स में, वैसे तो पोलर रीजन्स में जो है वो लोगों के रहने के लिए इतनी सुटेबल कंडीशंस तो है नहीं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो वहाँ पर अनडेवलप्ड इकोनॉमी है। अगर हम लोग सहारन वाले पार्ट में चले जाएं, सहारन मरुस्थल है ना अफ्रीका का, तो उस वाले पार्ट में जाओ तो वहाँ पर जो इकोनॉमीज़ हैं वो
अभी भी जो है अविकसित हैं, अनडेवलप्ड हैं या लीस्ट डेवलप्ड हैं, अभी भी मतलब जो है उनमें विकास की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है। और बाकी मैंने वैश्विक रिलेशनशिप के आधार पर आपको जो है इकोनॉमिक्स 2 तरीके की ऑलरेडी बता दी थी। तो बताना सौरभ, ग्लोबल रिलेशनशिप के आधार पर इकोनॉमी के कितने भाग पढ़े थे हमने कल? मतलब कह लीजिए कि वैश्विक संबंधों के आधार पर 2 ही थे, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एक जो है ओपन इकोनॉमी थी। और इंडिया की भी बात करूं तो स्टार्टिंग में जो इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम जो है अपने निर्यात को, अपने आयात को सीमित रखते हैं अपने देश के भीतर। डोमेस्टिक जो है मार्केट को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है स्थानीय उत्पादों पर जो है यकीन रखते हैं कंपैरेटिवली अगर बात करें विदेशों के साथ। और ओपन इकोनॉमी का मतलब कि एक ऐसा देश जिसने बाकी विश्व के साथ, विश्व के जो बाकी देश हैं उनके साथ में जो है अपने निर्यात और आयात को जो है ओपन रखा हुआ है। इंडिया में भी मैंने वही कही थी कि 1991 में हमें जो है एलपीजी को अपनाना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसके भीतर हमारे पास में जो रिजर्व था, रिजर्व मतलब जो हमारे पास में आरक्षित जो पैसा था, जो रिजर्व था, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 1-2 हफ्ते के लिए था। अब ऐसी जो है दुविधा में हमें करना क्या था कि मार्केट को जो है ओपन करना पड़ेगा। और ओपन मार्केट के चलते जो है पहली बार 1991 में जो है एलपीजी का सिद्धांत जो था वो आया था। और खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और पूंजी का जो निर्माण होता है वो हमेशा एक्सटर्नल एक्सचेंज पर ही वर्क करता है। बाहरी जो लेन देन की विधि है उस बाहरी लेन देन की विधि पर जो है वो कार्य करता है। तो ये हमारे पास में जो है तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो हम लोगों ने ऑनरशिप के आधार पर 3 अर्थव्यवस्थाएं देखी, हम लोगों ने जो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर भी 3 अर्थव्यवस्थाएं देखी, और हम लोगों ने क्लोज और ओपन इकोनॉमीज देखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल रिलेशनशिप। तो कुल मिलाकर हमने जो है इकोनॉमी के जो अर्थव्यवस्थाओं का जो क्षेत्र था उसके भीतर का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक कुछ लाइन पूछने तो बताओ, एनीवन? पक्का नहीं? चलो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आओ। और नेक्स्ट हेडिंग अब आप लोग बता देना, आज मैं इसका बस फ्लो चार्ट बता देता हूँ, बाकी समय हो गया। और इसका देखो लीस्ट डेवलपिंग में वैसे तो अफ्रीकन ही नेशंस जो हैं वो मेन आएंगे, बाकी पोलर रीजन्स में जो रहते हैं, पोलर रीजन में मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे नहीं नेचुरल रिसोर्सेज हैं भाई, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो कवर्ड है विद द स्नो, विद द आइस। तो ऐसे में तो हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत सीमित हो जाएंगे। तो जो भी पोलर रीजन्स आते हैं, पोलर रीजन्स में ज़्यादातर क्या होते हैं, अनडेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं। अब तो खैर धीरे धीरे सारा डेवलपिंग की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल रिलेशनशिप सबका अच्छा है, तो यहाँ पर जो है वो आयाम कम हो रहा है। लेकिन अफ्रीकन नेशंस की बात करें उनमें, अच्छा सभी अफ्रीकन नहीं है, कुछ अफ्रीकन नेशन जो है स्पेशली सहारन वाला जो पार्ट है, सेंट्रल वाला जो पार्ट है वहाँ पर, बाकी जो है जितने भी पोलर रीजन्स में आपको दिखेंगे 47 हमारा है ना, 47 का हमारा टारगेट है कि हम लोग जो है डेवलप्ड हो जाएंगे, जो कि डेवलपिंग है। हाँ बिल्कुल, अच्छे बम बना रहे हैं, ठीक है, बम फोड़ते जाओ। क्या चीज़ डेवलपिंग में है, अभी जो है विकास की ओर है। अभी हम ये भी नहीं कहेंगे कि अनडेवलप्ड है ना, ऐसा भी नहीं कहेंगे, विकास की ओर है, विकास की ओर चल रहे हैं, ठीक है। अभी लीस्ट डेवलपिंग का कह सकते हैं इनको, अभी जो है डेवलपिंग की सीरीज़ में नीचे है ना। चलिए अब न्यू हेडिंग आओ। चाइना डेवलपिंग में है, नॉट डेवलप्ड, अभी डेवलपिंग है चाइना। चाइना डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। जापान डेवलप्ड है, यूएसए जो है डेवलप्ड है। चाइना हमेशा डेवलपिंग में रखना आप लोग, विकासशील के देश की सीरीज़ में। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देखो जीडीपी का जो कंसेप्ट है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसमें क्या होता है ना कि अगर हम लोग करंट मार्केट को लेकर चले, जीडीपी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, शायद कल नहीं परसों वाले सेगमेंट में आ जाएंगे जीडीपी क्या है। जीडीपी में क्या होता है ना कि 2 जीडीपी होती है, एक होती है करंट जीडीपी, करंट अकाउंट पे जो चलती है, चालू खाते की जीडीपी, और एक हमारे पास में आती है रियल जीडीपी। तो जो सरकार हमें डाटा देती है ना, जैसे अब मोदी सरकार कहेगी कि भाई देखो हमारी जो है जीडीपी की ग्रोथ वो जो थी 6% से बढ़कर 7% हो गई, तो वो हमें जो आंकड़े मिलते हैं वो चालू खाते की जो है जीडीपी में मिलते हैं। और चालू खाते की जीडीपी कभी रियल जीडीपी होती नहीं है ना, भले जीडीपी में जो उनका योगदान बढ़िया हो, लेकिन वो अभी भी जो है डेवलपिंग से जो है डेवलप्ड की ओर भागने का प्रयास कर रही है। तो चीन का जब भी हम लोग उदाहरण देंगे तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा, अभी डेवलप्ड नहीं हुआ। हाँ मे भी जो है जल्दी ही वो जो है डेवलप्ड कंट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाए। चलो गाइस बताना मुझे इकोनॉमी के सेक्टर्स कितने हैं? 3। चलो आप लोगों ने 3 बेसिक सेक्टर्स पढ़े हैं, नाइस। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं। एक आता है प्राइमरी सेक्टर, डिटेल्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको बस मैं इसका फ्रेमवर्क बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर,
एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, हिंदी में सुनो, इसको प्राथमिक क्षेत्र या कृषि और संबंधित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को और किस नाम से जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सुई से लेकर तलवार तक, हवाई जहाज़ तक जो भी बन रहा है वो सब सेकेंडरी सेक्टर में है, अभी बताऊंगा हाउ। और थर्ड हमारे पास में आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या है, तृतीयक क्षेत्रक, और जो तृतीयक क्षेत्रक होता है इसी का एक और नाम है, बताओ, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के। और ये जो तृतीयक क्षेत्रक है ना, सर्विस सेक्टर, अब इसको फर्दर हम लोग बांट देते हैं दो भागों में। और ये जो टर्शियरी सेक्टर आता है इसमें एक आता है क्वाटरनरी, और एक इसमें आता है क्विनरी सेक्टर। हिंदी में कहें तो चतुर्थक और पंचम, ये जो है कुल मिलाकर 5 हमारे सेक्टर्स आएंगे। हालांकि मेन जो सेक्टर्स है वो 3 में ही है, एक है प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, एक है टर्शियरी सेक्टर, उसी टर्शियरी में क्वाटरनरी और उसी में जो है क्विनरी, ठीक है। तो क्वार्टर क्या होता है सौरभ, शाम का टाइम है, गलत मत जाना। क्वार्टर का मतलब क्या है, क्वार्टर यानी कि 1/4, एक चौथा हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। तो जो क्वार्टरी है वो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। और क्वार्टरनरी में आते क्या है, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो किसका अंग है, वो चतुर्थक का है। अभी मैं बताऊंगा कैसे सर्विस सेक्टर में वो जो है लोग आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर होता है, जिससे रॉ मटेरियल, कच्चा जो माल है ना, रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, माइनिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब किसका हिस्सा है, प्राइमरी सेक्टर। और बाकी प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल निकला उसको जब सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि मशीनों के थ्रू या इंडस्ट्रीज में जो है जब उनको जो है फाइन गुड्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। डिटेल में कल बताऊंगा ना। और टर्शियरी सेक्टर में जो है क्या आती हैं, उसमें सर्विसेज आती हैं, सेवाएं। मान लीजिए कि देहरादून में जो है एक किसान है, अनूप नाम का किसान है, उसने जो है गेहूं की खेती की, तो जो गेहूं की उपज हुई वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर। उस गेहूं को उसने जो है चक्की तक पहुंचाया, गेहूं पिसकर जो है आटा बना, किससे, मशीन से, तो आटे का बैग या आटा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। इवन बैग भी, थैला भी जो है सिला गया होगा ना मशीन से, तो वो जो है क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन जब जो है इस अनूप नाम के व्यक्ति को देहरादून से उस आटे को पहुंचाना है, मान लीजिए गढ़वाल, मम्मी पापा जी भी वहीं पर हैं, तो अगर मुझे गढ़वाल भेजना है तो कैसे जाएगा। अब मैं अकेला कांधे में रख के तो उसको लेकर जाऊंगा नहीं, कैसे जाएगा। उसको उसके लिए कुछ ना कुछ मेरे पास में जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो। मैं गाड़ी से उसको भिजवाऊंगा, स्कूटी से भेज लिया, ट्रक से भेज लिया, बस से भेज लिया, जो भी है। तो वो बस क्या कर रही है, वो मुझे सेवा दे रही है, सर्विस दे रही है कि एक जगह का माल जो है वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है टर्शियरी सेक्टर। देहरादून में बैठे बैठे घर पे जो है मम्मी जी से बात कर रहा हूँ, क्या है वो, व्हाट इज कम्युनिकेशन की बात करूँ मैं या संचार की बात करूँ, क्या है, सर्विस सेक्टर के भीतर आता है। बढ़िया जो है आप लोग मुझे पैसा दे रहे हो, फीस दे रहे हो, बढ़िया तो नहीं दे रहे हो पर जितना भी दे रहे हो ठीक ठाक दे रहे हो, है ना। तो आप मुझे फी दे रहे हो, मैंने वो बैंक में जो है जमा किया हुआ है, बैंक में मेरा पैसा जमा है, बैंक ने मुझे क्या दिया, सर्विस दी, तो बैंकिंग क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। इसी प्रकार से जो है मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैंने कहा खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो इंश्योरेंस क्या है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। अब इसके आगे क्या है वो हम लोग कल जानेंगे। आई नो समय हो गया दूसरी क्लास का। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ गाइस कि बेसिक्स बता रहा हूँ, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन दोनों को इसी में मतलब सर्विस सेक्टर में डाल देना। हाँ, ये टर्शियरी के ही सब पार्ट्स आएंगे, क्वार्टरनरी और क्विनरी, उसी के भीतर जो है इसको रखा जाता है। इसमें देखो इंटेलेक्चुअल्स रखे जाते हैं, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा, और इसमें डिसीजन मेकर्स होते हैं। जैसे गवर्नमेंट्स जो आती है वो खुद जो है क्विनरीज के भीतर आएगी, है ना। इसमें जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो सब जो है क्विनरी सेक्टर्स के भीतर आते हैं, राइट। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ इस बात को, कंप्लीट क्लास, कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सेगमेंट ना करते हुए हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 8-10 लेक्चर्स के भीतर जो मेन पार्ट्स है हमारे इकोनॉमिक्स के वो कंप्लीट हो जाए। और आपका पीसीएस में जो बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, उत्तराखंड पीसीएस आप बहुत परेशान मत होइए कि बहुत डीप डिटेल देगा। हाँ, इकोनॉमिक्स को करंट से जरूर जोड़ देना, और उसके लिए मैं रोज वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें जो है कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स आते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, है ना। तो ये रिपोर्ट्स आप लोगों ने पढ़नी है। बस फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि 3:10 पे एटलीस्ट क्लास में आ जाओ, है ना। तो मैं स्वयं जो है 3:10 के आसपास क्लास में आ चुका था, ताकि समय हमें पूरा भरपूर मिले और टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए डन, इतना ही रखें।